यूएस के अलावा दूसरे नंबर पे यूएई है जहाँ सबसे ज़्यादा हिंदुस्तानी हैं। तो अगर एक आम हिंदुस्तानी वहाँ जाना चाहे, अपना कारोबार करना चाहे, बिजनेस सेटअप करना चाहे, ये आसान है, मुश्किल है? एक नॉर्मल आदमी इंडिया से हम्म। दुबई 15 दिन घूमने के लिए जाता है हम्म। और वापस आता है। इतना खर्चे में आप दुबई में अपनी बिजनेस शुरू कर सकते हैं माशाल्लाह। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि उनमें कागजात, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं? इंडियन कागजात की बात करते हैं तो सिर्फ आपकी पासपोर्ट कॉपी हमको चाहिए। बिजनेस का ट्रेड लाइसेंस लेने में दुबई में या यूएई के किसी भी रीजन में मिनिमम से मैक्सिमम कितना खर्च हो जाता है? इंडियन 3 लाख रुपए में आपका 1 साल का ट्रेड लाइसेंस और 2 साल का आपका रेसिडेंस वीजा आपको मिल जाता है। तो कोई रिस्ट्रिक्शन भी है कि ये बिजनेस आप दुबई में नहीं कर सकते, बाकी आप कर सकते हैं, ऐसा भी कुछ है? दुबई में तो वहाँ पे बिजनेस की और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है? लाइसेंस तो मैंने ले लिया वहाँ पे, अब मैं बिजनेस कहाँ से लूँगा? वहां पे 200 से ज्यादा नेशनलिटी मौजूद हैं। सिर्फ आपको अपना बिजनेस दिखाना है। डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे ईजी है? शुरू में इजी नहीं है। कॉर्पोरेट टैक्स आपने बताया 9% लगेगा आपके प्रॉफिट। कोई इंडिविजुअल अगर बिजनेस कर रहा है वहाँ पे तो क्या उस पर कितना टैक्स लगेगा? सर इंडिविजुअल इनकम के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई टैक्स नहीं, जीरो टैक्स है यूएई के अंदर। अच्छा। मेरे एम्प्लॉयज हैं, उनकी सैलरी पूरी मिलती है, उनको कोई टैक्स उस पर नहीं देना पड़ता। कि वहाँ पे रात के 2 बजे भी अगर कोई अकेली लड़की घूम रही है, काम से जा रही है, तो उसको कुछ होना तो दूर की बात है, लोग गलत निगाह से अल्हम्दुलिल्लाह देखते मैंने भी भी नहीं। देखा यूएई में अगर बिजनेस स्टैब्लिश करना है तो एक वहाँ के लोकल शेख की जरूरत पड़ती है। क्या रूल अभी भी है? आदाब। आज के पॉडकास्ट में एक इंटरनेशनल गेस्ट है हमारे साथ जो सीधे दुबई से आए हैं। पिछले चंद महीनों में दुबई के बारे में हमने बहुत सारी खबरें सुनी, पढ़ी, लेकिन दुबई के हालात क्या हैं? क्या सच में दुबई का मार्केट जो है वो क्रैश कर चुका है, या जो हम सुनते थे कि बबल था वो फूट चुका है? लेकिन जून का महीना अगर हम देखें तो वहाँ के रियल एस्टेट के लिए बहुत शानदार रहा है। कहा जा रहा है कि यूएई ने, दुबई ने बाउंस बैक किया है। तो हमने सोचा दुबई के हालात, वहाँ के मार्केट, वहाँ का रियल एस्टेट, और अगर आप में से कोई भी दुबई में अपना कोई नया कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा और किससे मिलना होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, कितना वक्त लगेगा, कितने पैसे लगेंगे, और आप दुबई में, यूएई में क्या कर सकते हैं, इन तमाम जानकारी के लिए आज हमने बेहद ख़ास मेहमान को आज पॉडकास्ट में इनवाइट किया है। मोहम्मद शहबाज सिद्दीकी साहब हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। जज़ाकल्लाह खैर तारिक भाई। शहबाज साहब सीईओ हैं मोहम्मद एंड सबा रियल एस्टेट के और अल सबा कॉरपोरेशन के। शहबाज साहब आमतौर पे वहाँ जो ख़ास तौर से हिंदुस्तानी है, अगर वहाँ कोई बिज़नेस सेटअप करना चाहें, इस्टेब्लिश करना चाहें, तो उनकी मदद करते हैं, लाइसेंस लेने तक, कैसे क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और जो भी वहाँ का क्राइटेरिया है उसमें आपकी वो मदद करेंगे। साथ ही वो रियल एस्टेट में भी हैं। तो इनसे बहुत सारी बातें होंगी आज दुबई के हवाले से और वहाँ के बिजनेस के हवाले से इंशाल्लाह। शहबाज साहब, पहला सवाल। जी सर। तकरीबन 43 लाख इंडियंस जो हैं वो यूएई में हैं। वहाँ की आबादी का लगभग 38%। कहा यह जाता है कि आबादी के एतबार से, परसेंटेज के एतबार से यूएस के अलावा दूसरे नंबर पे यूएई है जहाँ सबसे ज़्यादा हिंदुस्तानी रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब तिरंगा वहाँ भी लहरा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो अगर एक आम हिंदुस्तानी वहाँ जाना चाहे, अपना कारोबार करना चाहे, बिजनेस सेटअप करना चाहे, ये आसान है, मुश्किल है? सर ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा आसान है जी। बिकॉज यूएई गवर्नमेंट में इतना ज़्यादा सपोर्ट है एंटरप्रेन्योर्स के लिए, बिजनेसमैन के लिए, कि सहूलत बहुत है। इतनी है कि आप एक दिन के अंदर अपनी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं माशाल्लाह। अच्छा। और डॉक्यूमेंटेशन वाइज पूछें तो विच इज़ वेरी नॉर्मल, बहुत ही आसानी के साथ काम हो जाता है माशाल्लाह। मगर अमूमन लोगों के जहन में एक मिसकंसेप्शन या गलत फहमी पैदा होती है कि दुबई है तो बहुत महंगा होगा, जो कि बिल्कुल इसका अलग है। वाकई महंगा नहीं है। ठीक है, एक नॉर्मल आदमी
जो दुबई से, इंडिया से दुबई 15 दिन घूमने के लिए जाता है और वापस आता है, इतना खर्चे में आप दुबई में अपनी बिजनेस शुरू कर सकते हैं माशाल्लाह। क्या बात कर रहे हैं। जी हाँ। तो अगर हम क्राइटेरिया की बात करें, एक आम हिंदुस्तानी जो दुबई जा करके अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि उनमें कागजात, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। सर, जब आपको वहाँ पे किसी भी तरीके का बिजनेस शुरू करना है तो एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं ट्रेड लाइसेंस। ट्रेड लाइसेंस जो है गवर्नमेंट अप्रूवल्स के साथ हमें मिलता है, ठीक है। तो वो ट्रेड लाइसेंस इशू होने में 1 घंटे से लेके 24 घंटे का वक्फा होता है बस, जिसमें आपका ट्रेड लाइसेंस इशू हो जाता है। और उसको इशू करने के लिए अगर हम इंडियन कागजात की बात करते हैं तो सिर्फ आपकी पासपोर्ट कॉपी हमको चाहिए, दैट्स इट। कोई बैंक स्टेटमेंट, बैंक गारंटी, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ थोड़े से पैसे और आपका थोड़े पासपोर्ट से पैसे कॉपी। कितने हैं? अब डिपेंड करता है बिकॉज वहाँ पे तकरीबन 7 एमिरेट्स हैं, तो 7 एमिरेट्स में 7 मेन लैंड्स हो जाते हैं जी। और दूसरा जोन है फ्री जोन, तकरीबन 46-47 फ्री जोन्स हैं यूएई के अंदर पूरे। तो अब हर एमिरेट्स के लिए एक डिफरेंट अमाउंट ऑफ मनी लगती है, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा लोग अफोर्डेबल प्राइस की तरफ जाते हैं तो यूजुअली वो दुबई में नहीं करके वो अजमान, रसल खैमा, शारजा जो एक एमिरेट्स हैं, उम्मुल क्वीन, यहाँ पर जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव है फ्री जोन के हिसाब से। मगर मेरी एडवाइस हमेशा यही होती है किसी को भी कि आपका मकसद क्या है दुबई यूएई के अंदर आने का। और हर किसी का मकसद है कि वो पैसा बनाना चाहता है, कमाना चाहता है। तो मेरी एडवाइस ये रहती है कि आप बिजनेस वहां करिए जहां फुटफॉल ज्यादा है। तो 7 एमिरेट्स के अंदर दुबई एक बिजनेस हब है, पूरी दुनिया से लोग दुबई में सबसे पहले आते हैं। और आपको एक बहुत छोटी सी मिसाल देता हूँ, पूरी दुनिया से लोग जब यूएई के लिए ट्रैवल करते हैं, किसी की फ्लाइट हो सकता है अबूधाबी में जा रही हो, किसी की शारजा में जा रही हो, किसी की रसल खैमा में जा रही हो, जब उनसे सवाल किया जाता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो कोई यूएई नहीं बोलता, कोई शारजा नहीं बोलता, कोई अबू, सब दुबई बोलते हैं। तो दुबई इट्स अ कंट्री फॉर सम पीपल, दो इट इज अ सिटी अल्हम्दुलिल्लाह। तो दुबई ने वो नाम बनाया है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो मिनिमम और मैक्सिमम अगर मैं पूछूं आपसे कि इंडियन करेंसी में एक बिजनेस का ट्रेड लाइसेंस लेने में दुबई में या यूएई किसी भी रीजन में मिनिमम से मैक्सिमम कितना खर्च हो जाता है? अगर हम अफोर्डेबल की तरफ जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो तकरीबन इंडियन 3 लाख रुपए में आपका 1 साल का ट्रेड लाइसेंस और 2 साल का आपका रेसिडेंस वीजा आपको मिल जाता है, जिससे आप लीगली अपना काम कर सकते हैं। आपके बैंक अकाउंट खुल जाएंगे, आपका कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन हो जाता है एंड यू आर फ्री टू गो। वहीं अगर हम दुबई की तरफ आते हैं तो दुबई में तकरीबन ये कॉस्ट जो है 5 लाख से लेके 5.5 लाख रुपए तक चली जाती है। सही बताया था आपने, इतने में तो घूमने जाते हैं आप दुबई। और डॉक्यूमेंट में सिर्फ पासपोर्ट चाहिए आपको, सिर्फ पासपोर्ट कॉपी चाहिए। मगर आगे जाके जब हम बैंक अकाउंट के लिए जाते हैं तो बैंक अकाउंट में हमें सोर्स ऑफ इनकम की जरूरत पड़ती है, जो आप अपनी इंडिया की 3 महीने की या 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं, जो कि केवाईसी के लिए काम आती है, दैट्स इट। उसमें कुछ मिनिमम होता है कि इतना आपके बैंक अकाउंट पे होना चाहिए, हर या बैंक मंथली बिल्कुल आपकी इनकम होनी चाहिए? हर बैंक का एक अपना रूल रेगुलेशन है और मिनिमम बैलेंस टू बी मेंटेन्ड है। कुछ बैंक हैं जो 0 बैलेंस अकाउंट भी देते हैं, कुछ बैंक है मिनिमम 10,000 दिरहम, जो इंडियन रुपीस के हिसाब से इस वक्त अगर हम देखेंगे तो तकरीबन 2,60,000 रुपए बनते हैं। वो आपको मंथली मेंटेन करना होता है, ऐसा नहीं कि उसको फिक्स ही कर देना है, आपको मेंटेन करना है, दैट्स इट। नहीं, अगर मैं कोई हिंदुस्तानी अपना बैंक अकाउंट दिखा रहा हूँ उनको जी, तो उसमें भी कुछ आपका ट्रांजैक्शन होना चाहिए मंथली, कितना होना चाहिए आपका? उसमें सिर्फ वो ये देखते हैं कि क्या आप एलिजिबल हैं दुबई में बिजनेस करने के लिए, आपकी सफिशिएंट इनकम है, इतना ही देखना होता है उन लोगों के लिए। तकरीबन मुझे लगता है इंडिया के हिसाब से अगर हम 50,000 दिरहम भी महीने का, 50,000 सॉरी, बार दिरहम में मुझसे निकलता है, अगर इंडियन रुपीस में हम तकरीबन 50,000 रुपए भी मंथली अर्न कर रहे हैं, यू आर एलिजिबल टू स्टार्ट बिजनेस ओवर देयर। अच्छा, मुझे लगता है 50,000 आज की डेट में इंडिया में इट्स नथिंग। तो अगर कोई इस्टेब्लिश करना चाहे बिजनेस अपना वहाँ पे, जी, तो कोई रिस्ट्रिक्शन भी है कि ये बिजनेस आप दुबई में नहीं कर सकते, बाकी आप कर सकते हैं, ऐसा भी कुछ है? दुबई में तकरीबन आप हर तरीके का बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बाकायदा उसकी लिस्ट इशू की हुई है, वेबसाइट्स के ऊपर मिल जाता है और वो सारे काम आपको ट्रांसपेरेंसी से मिलते हैं। बल्कि उसमें अगर आप मेन लैंड में करेंगे तो आप सर्टन अमाउंट ऑफ बिजनेस कर सकते हैं, उसकी लिस्ट है बाकायदा। एक लाइसेंस में एक ही एक्टिविटी ले सकते हैं, या जनरल ट्रेडिंग आप ले सकते हैं तो आप मल्टीपल ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट फ्री जोन का रूल थोड़ा सा डिफरेंट है। फ्री जोन की तरफ आप जब जाते हैं तो आप एक ही लाइसेंस के अंदर मल्टीपल बिजनेस एक्टिविटीज ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। मान लीजिए मिसाल के तौर पे
मैंने ट्रेड लाइसेंस लिया गारमेंट का। जी। अब उस ट्रेड लाइसेंस के अंडर में फ्री जोन में मैं फार्मास्यूटिकल भी कर सकता हूँ, सप्लीमेंट भी कर सकता हूँ, शूज़ भी कर सकता हूँ, गारमेंट भी कर सकता हूँ, ऐसा कुछ है? बिल्कुल, अगर आपने फ्री जोन का लाइसेंस लिया तो आप जब फॉर्म फिल करते हैं तो जी। आपको लिस्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज दी जाती हैं बतानी जिसमें से पड़ेगी। आप चूज करते हैं अच्छा। कि आपने एक टेक्सटाइल का बिजनेस ले लिया, एक फार्मास्यूटिकल्स का बिजनेस ले लिया और एक आपने फूड स्टफ का ले लिया। राइट। तीनों एक्टिविटी आपने ले ली, नाउ यू आर लीगली अलाउड टू प्रैक्टिस दोज एक्टिविटीज। तो वहाँ पे बिजनेस की और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है? लाइसेंस तो मैंने ले लिया वहाँ पे, जो क्राइटेरिया था फुलफिल कर दिया, बैंक अकाउंट खुल गया। अब मैं बिजनेस कहाँ से लूँगा? हाँ, अच्छा सवाल है माशाल्लाह आपका। सबसे पहले बिकॉज मैं इंडिया से हूँ, जी। दिल्ली से हूँ, और इंडिया को सोने की चिड़िया ऐसे नहीं कहा जाता, उसके पीछे रीजंस हैं माशाल्लाह। और ख़ासतौर से इंडियंस के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत सलाहियतें रखी हैं, उनको बहुत बिजनेस माशाल्लाह आते हैं। जब वो दुबई पहुंचते हैं तो उनके लिए ऑप्शंस खुल जाते हैं। उसका रीज़न ये कि इंडिया में रहते हुए आप इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं, मगर जब आप एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो अफ्रीका, यूरोप, यूएई, यूके, ये सब आपके लिए ओपन हो जाता है। और ज्योग्राफिकली अगर आप देखेंगे तो यूएई इट्स अ बिग सेंटर, वहां से रीच बढ़ जाती है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि वहां से आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, वहां पे 200 से ज्यादा नेशनलिटी मौजूद हैं, वो सब वहां पर हैं। सिर्फ आपको अपना बिजनेस दिखाना है और वहां से वो सारे प्लेटफॉर्म पे इजीली पहुंचने का आसान तरीका उनको मिल जाता है माशाल्लाह। तो ये जो ट्रेड लाइसेंस मिलता है, अगर कोई इंडियन वहाँ जाके ट्रेड लाइसेंस लेता है और फिर वो इंडिया से वहाँ इंपोर्ट करना चाहता है, उसमें ये भी शामिल होता है या इंपोर्ट लाइसेंस अलग से होता है? देखिए, यूएई में मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम है जी। उसके मल्टीपल रीजंस हैं, क्योंकि अगर आपको लेबर हायर करनी है तो उनको वीज़ा देना होगा, ठीक है। बीइंग एज अ इंडियन वो हमें कॉस्ट इफेक्टिव नहीं दिखता, ज़्यादा कॉस्ट आ जाती है। तो अमूमन जो इंडियंस हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इंडिया में होती हैं या फिर वो इंपोर्ट इंडिया से करते हैं, ठीक है, और वहाँ पे ले जाके ट्रेड करते हैं। तो उसके लिए बहुत आसान तरीका है कि यहाँ से वो कार्गो के थ्रू, लॉजिस्टिक के थ्रू यहाँ से वहाँ पे इंपोर्ट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और एक्सपोर्ट करते हैं। और वहाँ से बहुत ईजी होता है बिकॉज आपके पास ऑलरेडी ट्रेड लाइसेंस है। तो जब पोर्ट पे आपका माल पहुँचता है तो आपके नाम से, कंपनी के नाम से आप बाहर निकालते हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आसानी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे ईजी है? शुरू में इजी नहीं है। शुरू में ईजी है? शुरू में इजी क्या नहीं क्या है। दिक्कतें आती हैं? सबसे इम्पोर्टेंट वहां पर आता है कि आपके कनेक्शंस होने चाहिए। अच्छे बुरे लोग हर जगह मौजूद हैं। नेटवर्किंग बिल्कुल, अच्छे बुरे लोग तो पूरी दुनिया में मौजूद हैं। आपको बहुत एहतियात करना पड़ता है, बट जब आप शुरुआत करते हैं तो आपको बहुत से लुक्रेटिव लोग नजर आते हैं जो कहते हैं कि ठीक है, हम आपका माल खरीद लेंगे और आप लेकर आइए, हमें आपका माल पसंद है। तो अमूमन कभी कभी क्या होता है, बेचारे इनोसेंट होने की वजह से उनको लगता है इंटरनेशनल मार्केट है, सब कुछ अच्छा होगा, तो वो ब्लाइंड ट्रस्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनको बाकी पेमेंट में मसले आ जाते हैं। अच्छा। देर से मिली है या कुछ स्कैमर्स तो हर जगह मौजूद है ना। तो उसके लिए मेरी एडवाइस उनको होती है कि या तो कैश में काम करें, कम मार्जिन पे करें, कैश में काम करें, उससे पेमेंट आपकी नहीं फंसती और आपको प्लेटफॉर्म मिल जाता है। 1 साल तक आपका छोटा सा स्ट्रगल रहता है यूएई के अंदर, बिकॉज नई मार्केट है, जगहों के नाम याद करने में मुश्किल आती है, चीजें होती हैं। 1 साल के बाद आपको यूएई वापस नहीं आने देगा। अच्छा। आप आदत पड़ जाएगी आपको, वहीं के हो जाएंगे आप। वहीं के हो जाएंगे आप। जैसे कहा जाता है कि यूएई जो है वो टैक्स को लेकर हेवन है, बिल्कुल जन्नत है। जी हाँ। तो जब नया बिजनेस स्टैब्लिश करते हैं तो वहाँ 5% वैट लगता है, 20% वैट लगता है। ठीक, आपने माशाल्लाह अच्छी बात बोली कि यूएई इट्स अ टैक्स हेवन कंट्री। 2025 से 9% कॉर्पोरेट टैक्स इम्प्लीमेंट हो चुका है। 9% टैक्स, ठीक है, जो कि अभी भी कई मुल्कों से अगर कंपेयर करेंगे इट्स जस्ट लाइक अ पीनट्स। मगर बहुत से लोगों को गलत फहमी है कि 9% टैक्स मेरे पूरे अमाउंट पे लगता है, ऐसा नहीं है। अच्छा। 9% टैक्स आपकी जो प्रॉफिट है सिर्फ उस पे लगता है। ओके। तो एग्जांपल, अगर किसी ने $1 मिलियन का बिजनेस किया पूरे साल में, फर्स्ट $100,000 एग्जेम्प्टेड है, बाकी बचा $900,000। उसमें से अगर आपके एक्सपेंसेस, एग्जांपल 800,000 एक्सपेंसेस हैं, तो जो आपका मेन प्रॉफिट है विच इज $100,000, तो आपको उसमें $9,000 ही टैक्स देना पड़ा। तो उसके मुकाबिल अभी भी देखेंगे तो टैक्सेशन में अल्हम्दुलिल्लाह यूएई टैक्स हेवन कंट्री जो आप बता रहे हैं माशाल्लाह। दूसरी चीज ये है कि हर कोई टैक्स के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आपका बिजनेस ही अंडर $100,000 है तो आपको कोई टैक्स ही नहीं पे करना है। ओके। तो आप
एज एन इंडियन, क्योंकि आपने हिंदुस्तान भी देखा है, यूएई भी देख रहे हैं, तो आप जो लोग अभी इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं वहाँ पे, आप क्या प्रोडक्ट उनको या कौन सी किस जॉनर में किसी को जाना चाहिए, और क्या सजेस्ट करेंगे कि अभी इनिशियली आपको इस फील्ड में आजमाना चाहिए, चाहे वो टेक्सटाइल हो, मैन्युफैक्चरिंग, ने पहले ही कह दिया वहाँ बहुत मुश्किल है, तो किस फील्ड में जाना चाहिए उनको, किस प्रोडक्ट में घुसना चाहिए? मेरा छोटी सी एडवाइस अमूमन लोगों के रहती है, बिकॉज हम सब लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे पास कोई ख़जाने नहीं हैं कि हम जाके रिस्क ले लें, और हर छोटा आदमी चाहता है कि वो एक इंटरनेशनल लेवल पे अपनी जो है मिसाल कायम करे और अपनी प्रेजेंस दिखाए। मेरा एडवाइस ये होता है कि बिजनेस बहुत नॉमिनल अमाउंट से शुरू करें। जी। कंसल्टेंसी सर्विसेज या जैसे रियल एस्टेट कमर्शियल ब्रोकर्स हैं, इस बिजनेस को अगर आप करेंगे तो इसमें आपको बहुत छोटा सा अमाउंट चाहिए। क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग बिजनेस करना चाहते हैं तो ट्रेडिंग बिजनेस में आपको इन्वेस्ट पहले करना पड़ेगा। मतलब आपको प्रोडक्ट अगर इंडिया से मंगाना है तो यू हैव टू इन्वेस्ट, ऑफ कोर्स। राइट, तो आपको खरीदना पड़ेगा, फिर उसको देना पड़ेगा, फिर बायर्स को ढूंढना पड़ेगा। तो अगर आपको नॉमिनल अमाउंट में यूएई को समझना है, बिजनेस देखना है, तो मेरी एडवाइस है कंसल्टेंसी या ब्रोकर से आप शुरू करें, सर्विसेज से शुरू करें। ट्रेड लाइसेंस और वीजा का एक्सपेंस जैसे मैंने आपको बताया 5 लाख के अंदर अंदर आपका काम शुरू होता है। आप उस प्लेटफॉर्म से शुरू करें, फिर आप मल्टीपल बिजनेस कर सकते हैं। शहबाज साहब, मुझे एक बात बताइए कि ब्रोकरेज के लिए भी वहाँ पे, जैसे रियल एस्टेट ब्रोकरेज होता है वहाँ पे, क्या उसके लिए भी लाइसेंस जरूरत पड़ती है? बिल्कुल, यूएई में आपको हर काम करने के लिए लाइसेंस की जरूरत है जी, और सर्टन अप्रूवल्स भी चाहिए होते हैं। कुछ बिजनेस एक्टिविटीज हैं जो कि आपको थर्ड पार्टी अप्रूवल्स की भी जरूरत है, जिसमें हम पूरी अल्हम्दुलिल्लाह मदद करते हैं लोगों की। अभी आप बता रहे थे कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में। जी। तो कॉर्पोरेट टैक्स आपने बताया 9% लगेगा आपके प्रॉफिट पे। जी। कोई इंडिविजुअल अगर बिजनेस कर रहा है वहाँ पे, तो क्या उस पर कितना टैक्स लगेगा? सर, इंडिविजुअल इनकम के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई टैक्स नहीं, जीरो टैक्स है यूएई के अंदर। अच्छा, चाहे जितना भी कमा लें आप? कितना भी आप इंडिविजुअल कमा लीजिए। मिसाल के तौर पे मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी सैलरी पूरी मिलती है, उनको कोई टैक्स उस पर नहीं देना पड़ता। दूसरे अगर हम देखें, जैसे ख़ास तौर से इंडिया से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोग हैं जो रियल एस्टेट में भी दुबई में इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ पे उनको रेंटल इनकम आती, उस रेंटल इनकम के ऊपर भी कोई टैक्स नहीं, जीरो टैक्स है माशाल्लाह। तो जितना आया नेट उनके पास रहता है। आपने रियल एस्टेट की बात छेड़ दी है, और आप खुद भी रियल एस्टेट में काम करते हैं जी। और हिंदुस्तान में हम हर अखबार में, सोशल मीडिया पे दुबई की प्रॉपर्टी के बहुत एड्स देखते हैं। एक टर्म आता है ज़ीरो डाउन पेमेंट और नॉमिनल डाउन पेमेंट एंड मंथली ईएमआई 1% और 0.5%। जी। ये फॉर्मूला थोड़ा समझाइए हमें कि जो प्रॉपर्टी के रेट्स मैं देखता हूँ तो दिल्ली एनसीआर और दुबई मुझे तकरीबन सिमिलर ही दिखते हैं जी। लेकिन वहाँ ये डाउन पेमेंट का सिस्टम और ईएमआई 1% और 0.5%, पहले तो ये समझाइए मुझे कि ये क्या फॉर्मूला है। जी। अमूमन जितने भी अच्छे टॉप 10 डेवलपर की अगर हम बात करते हैं, उसमें अगर हम बेसिक्स स्टार्टिंग की बात करते हैं तो वहाँ 20% डाउन पेमेंट से काम शुरू होता है। जी। अब बहुत से डेवलपर ने उसको भी स्प्लिट कर दिया है। कुछ डेवलपर कहते हैं कि हमें 0% डाउन पेमेंट चाहिए, आप मंथली देते रहिए, बट उन्होंने उसकी पेमेंट टर्म बढ़ा दी है। ठीक है। कुछ डेवलपर कहते हैं जो 20% अमाउंट है वो आप 3 महीने के अंदर या 4 महीने के अंदर पे कर सकते हैं। कुछ डेवलपर ने क्या करा माशाल्लाह, उन्होंने फ्लैट 1% रख दिया और उसमें उन्होंने 6 साल 7 साल इवन 10 साल तक के पेमेंट प्लान रख दिए। इसकी वजह से एक मिडिल क्लास इंसान को जो वहाँ जॉब करते हैं घर लेना आसान हो गया, क्योंकि जितना किराया वो दिया करते थे मंथली, उतने ही अमाउंट में उनको लॉन्ग टर्म पे घर मिल जाता है, जिसमें उसको बैंक जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, ना ही बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ता है उस सिलसिले में। तो लोगों के लिए आसानी हो गई। अब ज्यादातर इंडियन जो वहाँ रह रहे हैं, इवन मैं भी पहले तकरीबन 15 साल में अगर मैं अपनी लाइफ बताऊं तो मैंने तकरीबन 12 साल किराए पे जिंदगी गुजारी है। मगर पीछे जब ये चीजें आसान हुई कोविड के बाद से, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी अपना घर अल्हम्दुलिल्लाह ले लिया और आसानी से मिल जाता है माशाल्लाह। तो अगर किसी को 3 करोड़ का वहाँ फ्लैट लेना है जी, और 1% या 0.5% जो भी डेवलपर का प्लान है उसके हिसाब से वो मंथली ईएमआईज दे रहा है जी, तो इंटरेस्ट फ्री होता है वो गालिबन? बिल्कुल ऐसे वहाँ कोई इंटरेस्ट नहीं है, डेवलपर की तरफ से कोई इंटरेस्ट नहीं। दूसरी चीज़ ये कि अगर 3 करोड़ का फ्लैट, उसकी ईएमआई और 2 BHK मान लीजिए, और 2 BHK का रेंटल, जी, वो या तो रेंटल पे कर रहा है या अपना फ्लैट लेकर वो रेंट पे लगा रहा है, दोनों में कितना डिफरेंस आएगा? अगरचे कि वो ये अमाउंट लमसम पे कर रहे हैं, तब तो उनका जो आरओआई है जो रेंटल इनकम से,
जो ऑन एन एवरेज अगर हम दुबई की बात करते हैं 7% से लेके एवरेज 8% के बीच में उनको आ जाता है नेट टू नेट। ठीक, माइनस प्लस थोड़ा बहुत हो सकता है। अगर वो ये 3 करोड़ बैंक से लोन लेके कराए तो बैंक वहां पे आपको मैक्सिमम 25 साल तक का लोन अदा करता है, टर्म देता है 25 साल तक के लिए। तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो आपकी रेंटल से जो इनकम जनरेट हो रही है वो आपकी ईएमआई को बीट कर रही होती है। अच्छा, तो थोड़ा हिस्सा आप फिर भी बचा रहे होते हैं। तो 3 करोड़ अगर वहाँ लोन ले रहे हैं आप बैंक से 25 साल के टर्म से या जी, 20 साल के टर्म जी। से, तो वो 3 करोड़ ही आपको वापस करना है? नहीं, क्योंकि वहाँ पे 2 टाइप की बैंकिंग है। एक है इस्लामिक बैंकिंग और एक है कन्वेंशनल बैंकिंग। बट अगर आपको मैं इजी टर्म में बताऊं, बिकॉज मैं वहाँ पे बैंक में रह चुका हूँ तकरीबन, वहाँ का जो नेशनल रसल खैमा बैंक है, नेशनल बैंक ऑफ रसल खैमा में, उसमें 5.5 साल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मैनेजरियल पोस्ट पे काम किया है। अगर मैं नॉर्मल टर्म की बात करता हूँ तो तकरीबन 5% के आसपास आपका एनुअल उस पर इंटरेस्ट आता है अगर हम 5%? कन्वेंशनल बैंक की तरफ जाते हैं। इस्लामिक की तरफ जाते हैं तो वो शरई लॉ की तरफ से उसको रेगुलेट करते हैं उसमें, बट तकरीबन 5% आता है। और आप अप टू 25 ईयर्स तक के लिए आप लोन ले सकते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका सालाना 5% के आसपास हर 3 करोड़ पे जा रहा होता है, जो कि रिड्यूसिंग और फ्लैट दोनों तरीके से काम करता है। मतलब 3 करोड़ का अगर हमने लोन लिया है तो 15 लाख रुपए आप साल के आसान है। अगर हम फ्लैट की बात करते हैं तो बिल्कुल, बट थोड़ा सा ऊपर ही होगा। मतलब रेंटल आप ये बता रहे हैं कि रेंटल वहाँ पर शायद ज़्यादा आएगा, ईएमआई आपको कम देनी पड़ेगी। मतलब एक विन विन सिचुएशन है लोगों के लिए। बिल्कुल है, बिल्कुल। कितना आसान है एक इंडियन के लिए खरीदना वहाँ पे फ्लैट? इंडियंस के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसान है। अगर वो लोग बीइंग एज अ नॉन रेसिडेंट लोन लेके भी काम करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी उनको 60 अप टू 65% तक का वहाँ के बैंक लोन देते हैं, जो कि आपके इंडियन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मिल सकता है। नॉन रेजिडेंट वहाँ फ्लैट खरीद सकते हैं और वहाँ से लोन ले सकते हैं? बिल्कुल ऐसा, ये ज़्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं। ये मेरे लिए भी नई इन्फॉर्मेशन है। प्रॉपर्टी खरीद सकती है तो पता था मुझे, लेकिन वो लोन वहाँ से ले सकते हैं? बिल्कुल। ये कैसे होगा? सिर्फ इंडियंस ही नहीं, मोस्ट ऑफ द नेशनैलिटी जो यूए में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट लोन आपको सिर्फ रेडी प्रॉपर्टी पे मिलेगा, ऑफ प्लान पे नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर प्रॉपर्टी रेडी है, उसकी एग्जांपल अगर हम 1 मिलियन दिरहम की अगर बात करें, जो कि तकरीबन इंडिया के हिसाब से 2 करोड़ 60 लाख रुपए आज की डेट में बनता है, उसका 60 अप टू 65% तक का लोन आपको मिल जाएगा। 35% आपने खुद पे करना है, अपफ्रंट पे करना होगा, अपफ्रंट, और बाकी वो बैंक टेक केयर करता है उसकी। और सिर्फ आपके इंडियन जो फाइनेंशियल्स वही लगते हैं, वो बहुत आसान है। उसमें कुछ स्क्रूटनी वगैरह भी होती है या बस आपने स्टेटमेंट बैंक का दिया, आपने पेपर्स दिए और हो गया? कितना वक्त लगता है अगर इसमें? आपको इंडिया से लोन लेना है, जो भी इंडियन बैंक आपके डॉक्यूमेंट्स मांगता है, आईटीआर है, बैंक स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल्स हैं आपके, ऑडिट रिपोर्ट्स, ठीक है, आपकी केवाईसी डॉक्यूमेंट, सेम डॉक्यूमेंट्स वहां पर चाहिए। और कितना टाइम लग जाता है वहाँ? तकरीबन आपको 1 महीने के अंदर अप्रूवल आ जाता है। तो आपकी कंपनी इसमें भी हेल्प करती है लोन लेने में? बिल्कुल। कितने लोगों को दिलवा चुके इंडियंस को अब तक आप? अगर इस नंबर को जाहिर ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत ज़्यादा कमा लिया आपने। ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है यहाँ। आप अगर सोशल मीडिया के एड्स देखें तो पता नहीं चलती। ये मेरे लिए इन्फॉर्मेशन है कि नॉन रेजिडेंट भी वहाँ से लोन ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं, मगर मैं इसको बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देता। ये मेरा पर्सनल रीज़न है कि मैं चाहता हूँ कि अगर आप अपना एक घर खरीद रहे हैं, सिर्फ दुबई में नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में, आप अपनी पॉकेट पे चलिए। आपकी पॉकेट क्या अलाउ करती है, बिकॉज कर्जा लेना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, चाहे वो लोन हो या वो किसी और से आप ले रहे हैं, अगर आप ले सकते हैं तो अपने पैसे से खरीदिए, वरना किराए का घर भी अपना ही होता है, उस पर भी आपकी अपनी ही छत है माशाल्लाह। तो ये मेरी पर्सनल राय रहती है, इसलिए मैं ज़्यादातर लोगों को मना करता हूँ कि वो लोन की तरफ ना जाएं, क्योंकि डेवलपर ने इतने अच्छे प्लान ऑलरेडी आपको दे रखे हैं जहाँ पे आपको लोन की ज़रूरत ही नहीं है, तो आप उस चीज़ से बचें तो ज़्यादा बेहतर है। वहाँ के रियल एस्टेट में तकरीबन 22% जो हैं वो इंडियन का इन्वेस्टमेंट है जी, चाहे वो डेवलपर हों, चाहे वो बायर्स हों। ये बूम कैसे आया वहाँ पे? इतना इंडियन का इतना इंटरेस्ट वहाँ कैसे गया? क्योंकि काफ़ी साल से वहाँ पे रियल एस्टेट में अगर देखते हैं हम तो इंडियंस का बोलबाला है वहाँ। उसके सवाल जो आपने अभी सवाल किया, जज़ाकल्लाह खैर, आपके सवाल में आपका ही जवाब ही छुपा है। आपने जब शुरू में कन्वर्सेशन शुरू किया था तो आपने मुझे इंडियंस नंबर बताए थे परसेंटेज में, जो कि तकरीबन 38% है। तो जब इतनी ज़्यादा आबादी या एक नेशनलिटी इतनी ज़्यादा तादाद में किसी जगह होगी तो उनकी एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा होगी, उनकी रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होंगी। इसी की वजह है कि इंडिया सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करता है वहाँ पे।
वहाँ पे बड़े बड़े बिजनेसमैन भी ज़्यादातर देखेंगे तो वो भी इंडियंस हैं, डेवलपर भी इंडियंस हैं, तो जाहिर है इन्वेस्टर भी इंडियंस ही होंगे ना। एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है जी। इस्लामिक कंट्री है, जो आपने ट्रेड लाइसेंस की बात की जी। अगर एक इंडियन लड़की या कहीं की भी कोई लड़की अगर ट्रेड लाइसेंस लेना चाहती है, कोई बायसेस होंगे उसके खिलाफ? बिल्कुल भी नहीं, वो तो प्रमोट करते हैं माशाल्लाह इन सब चीज़ों को। इन सब चीज़ों में कोई उनको तकलीफ नहीं है कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं। वो चाहते हैं कि लोग आएं, अपनी लाइफ को जिएं, मगर हाँ उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। वो दोनों के लिए बराबर है, सबके लिए, वहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है किसी के लिए माशाल्लाह। बल्कि आप देखेंगे कि वहाँ पे फीमेल माशाल्लाह बहुत ज़्यादा तादाद में ग्रो कर रही हैं बिजनेसेस को लेके माशाल्लाह, और इंडियन वुमेन तो माशाल्लाह बहुत है वहाँ पे, क्योंकि एक सेफ्टी का एक बहुत बड़ा रीज़न है कि वहाँ पे रात के 2 बजे भी अगर कोई अकेली लड़की घूम रही है, काम से जा रही है, तो उसको कुछ होना तो दूर की बात है, लोग गलत निगाह से अल्हम्दुलिल्लाह देखते मैंने भी भी देखा था सेफ्टी एंड इन सब के बारे में एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, आई थिंक 5-6 महीने पहले, मतलब जंग से पहले का था कि किसी ने अपनी गाड़ी पे एक आईफोन रख दिया वॉलेट के साथ जी। और वो पूरे दिन गायब हो गया वहाँ से, और शाम में वो गया वापस, उस गाड़ी पे वॉलेट और आईफोन वही रखा हुआ मिला उसको। बिल्कुल ऐसे ही शेफ, ऐसा सोशल मीडिया की ऐसी बहुत सारी वीडियोस आप देखेंगे सर्च करके, और अमूमन आपको ऐसे ही दिखेगा, कुछ नहीं होता। बल्कि अभी हमारे साथ कुछ इंसिडेंट हुआ कि हम लोग एक वीडियो शूट पे थे, हमने अपना सेकंड मोबाइल और चीज़ें थी हमने एक जगह रखी और हम लिटरली भूल गए। शूट करने के आधे घंटे के बाद आया था कि हमारा सामान तो बहुत दूर रह गया। हम वापस गए, एज इट इज़ वहाँ पे था, और इतने लोग वहाँ से गुजर चुके थे जिसकी कोई तादाद की गिनती नहीं है माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन सब चीज़ों में बहुत आगे हैं। अच्छा, रियल एस्टेट के अलावा वहाँ पे इंडियन और क्या बिजनेस कर सकते हैं प्रॉफिटेबल? प्रॉफिटेबल अच्छा सवाल है। इंडियन हर बिजनेस वहाँ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इंडियंस के दिमाग और दिल दोनों जगह बिजनेस ही छुपा हुआ है माशाल्लाह। और सबसे ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस भी इंडिया से ही होता है, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि इंडिया जो है सोने की चिड़िया है, तो यहाँ की चीज़ें माशाल्लाह पैदावार यहाँ पे बहुत है, और इंडिया की चीज़ सिर्फ यूएई में नहीं पूरी दुनिया में माशाल्लाह फैली हुई है। लोग यहाँ से वहाँ लेके जाते हैं और वहाँ से पूरी दुनिया में फैल जाती हैं चीज़ें, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन आसान है। तो अगर आप फूड स्टफ की बात करें, वेजिटेबल्स की बात करें, आप राइस की बात करें, आप वीट की बात करें, आप जो है स्पाइसेस की बात करें, आप क्लोथिंग की, टेक्सटाइल की बात करें, सब में नंबर 1 है माशाल्लाह। स्कोप बहुत है वहाँ पे इंडियंस, बहुत ज़्यादा स्कोप है। अब एक आखिरी सवाल ये बता दीजिए कि अगर वहाँ पे बिजनेस शुरू करना है जी, अगर वहाँ पे ट्रेडिंग करनी है, इंपोर्ट करना है, तो किन बातों का ख्याल रखें जो आपको आगे नुकसान पहुँचा सकता है, जिससे खतरा लाहक हो सकता है, उसको पहले ही आप रेड फ्लैग मान लीजिए? जब हमसे कोई मिलता है तो हम वहाँ के रूल्स रेगुलेशन से उनको सबसे पहले आगाह कराते हैं, और हम उनको ख़ासतौर से इसकी एडवाइस देते हैं कि जो बिज़नेस एक्टिविटी आपने चूज़ की है वही बिज़नेस कीजिए। मगर कभी कभी लोगों को ऐसा हो जाता है कि बिज़नेस एक्टिविटी हमने, लेट्स से हमने फूड स्टफ ली है, मगर हम काम दूसरा करने लगे, तो उसके लिए कभी कभी बेचारों को पता नहीं होता, मासूम होते हैं, तो इसलिए हम उनको पहले बता देते हैं जो बिज़नेस एक्टिविटी है वही लीगली आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप उसको ऐड करवा लीजिए, फिर कीजिए, कोई मसला नहीं आता है। जब बाद में ऐड हो जाता है, आराम से ऐड हो जाता है, कोई मसला नहीं है। मिसाल के तौर पर आज आपने टेक्सटाइल का बिजनेस शुरू किया, बट आपको स्कोप मिला कि नहीं फूड स्टफ का भी बिजनेस अच्छा है, तो आप उस एक्टिविटी को लीगली जाके गवर्नमेंट के पास ऐड कराइए, जिसमें हम आपकी पूरी हेल्प करते हैं। एक घंटे के अंदर बिजनेस एक्टिविटी ऐड हो जाती है माशाल्लाह। ट्रेड लाइसेंस के लिए वहाँ पे ऑफिस का होना जरूरी है? नहीं, 2 तरीके की चीजें हैं। एक वहाँ पे फ्लेक्सी डेस्क ऑफिस होता है जो कि फ्री जोन्स में मिलता है, जिसमें फिजिकल ऑफिस की कोई जरूरत नहीं है, वर्चुअल आप काम कर सकते हैं। मेन लाइन में अगर आपको शोरूम करना है, वेयरहाउस करना है, तो उसके लिए फिजिकल ऑफिस होना या रिटेल शॉप का होना जरूरी है। बट ट्रेड लाइसेंस के लिए ऑफिस मैंडेटरी फिजिकल होना जरूरी नहीं है? बिल्कुल नहीं। और अगर मैं कोई ऐसा बिजनेस करना चाहूँ जिसके लिए मुझे इंपोर्ट करना है या मुझे वेयरहाउस चाहिए, तो वहाँ रेंट वगैरह मिल जाता होगा आसानी? बहुत आसानी से मिल जाता है, बल्कि वहाँ पे वेबसाइट्स ऐसी हैं कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आप उस पर सर्च करते हैं, आप कॉल करते हैं, वो आपको रेट बताते हैं, साइज़ बताते हैं, आप जाके उसको व्यू करते हैं और आप उसको आसान किस्तों में रेंट आउट कर सकते हैं माशाल्लाह। और बिजनेस अपना कर सकते हैं बहुत आसानी से। पहले सुनते थे हम लोग कि अगर आपको यूएई में अगर बिजनेस स्टैब्लिश करना है तो एक वहाँ के लोकल शेख की ज़रूरत पड़ती है, क्या रूल अभी भी है? कोविड के बाद से तकरीबन बिजनेस एक्टिविटीज़ के अंदर यूएई गवर्नमेंट ने लोकल स्पॉन्सरशिप हटा दी है। बहुत लिमिटेड रह गई है, ठीक है।
फ्री जोन्स में तो आपको ज़रूरत ही नहीं है, आप 100% ओनरशिप पर होते हैं। बट आप मेन लैंड में बिजनेस करते हैं, आप कह सकते हैं तकरीबन 85 to 90% बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं जिस पे आप 100% ओनरशिप होती है आपकी। आपको वहाँ के लोकल की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है माशाल्लाह। फ्री जोन में अगर हम लाइसेंस लेते हैं, सप्लाई तो कहीं भी कर सकते हैं, तो बिल्कुल उसकी आप कर लिमिटेशन है। नहीं, अगर आप फ्री जोन का लाइसेंस लेते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन आप पूरे यूए में, इवन UAE में यूएई कर से सकते बाहर भी कर सकते हैं। अच्छा। उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप अगर फ्री जोन का लाइसेंस लेते हैं तो आप मेन लैंड के अंदर वेयर हाउस या रिटेल शोरूम शॉप वगैरह नहीं ले सकते। सिर्फ इतनी रिस्ट्रिक्शंस हैं। किसी प्रोडक्ट पे वहाँ बैन है इंडियन प्रोडक्ट पे? जैसे मैं सुनता हूँ कि आप सप्लीमेंट्स भेज सकते हैं, दवाइयों में ज़रा मुश्किल है। दवाइयों में मुश्किल नहीं है, इंडिया से काफ़ी दवाएं जाते हैं, वहाँ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का अप्रूवल चाहिए होता है सर्टन। और कुछ डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिनके लिए डीएचए, दुबई हेल्थ अथॉरिटी का अप्रूवल चाहिए होता है। अप्रूवल अगर है तो आप काम कोई भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, काफ़ी ईजी है। मुझे लगता है कि काफ़ी सारे हिंदुस्तानी हमारे व्यूवर्स आपसे ज़रूर रब्ता करेंगे इंशाल्लाह। और ये पूछेंगे भाई मुझे भी इस्टेब्लिश करना है एक बिज़नेस, वहाँ पे कैसे किया जाए। अगर आपके कोई भी सवाल हों, यूएई में बिज़नेस इस्टेब्लिश करने के लिए, रियल एस्टेट का कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के आप कमेंट कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, आपको पूरा जवाब ज़रूर मिलेगा। शहबाज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर तारिक भाई, बहुत शुक्रिया आपने इस प्लेटफॉर्म पे हमें बुलाया माशाल्लाह। बस एक आखिरी सवाल, प्लीज़। दुबई के हालात कैसे हैं और फ्यूचर कैसा है? मेरा यहाँ पर आपके सामने सही सलामत बैठना, आई थिंक मेरे सवाल, आपके सवाल का जवाब है कि मैं साथ खैरियत से हूँ, कोई मसला नहीं है और मैं खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी। मैं यहाँ दुबई से इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे एक बिज़नेस मीट थी जिसमें हमें तकरीबन 500 से ज़्यादा लोगों ने अप्रोच किया एक प्लेटफॉर्म पे जामिया मिलिया इस्लामिया में, जो हमारा कल संडे के दिन 12 जुलाई को प्रोग्राम हुआ था। हर कोई जानना चाहता था, समझना चाहता कि हम दुबई में किस तरीके से अपना बिजनेस कर सकते हैं या हम दुबई में किस तरह से रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और हमें उसका बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस मिला है, जहाँ से अभी हमें और इंडिया के डिफरेंट स्टेट से अल्हम्दुलिल्लाह हमें उन लोगों ने बुलाया है, इनविटेशन दिया है कि आप वहाँ पर भी आएँ और हमें समझाएं माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ सेफ, पीपल आर लिविंग वेरी गुड लाइफ माशाल्लाह उधर। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज साहब। जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह दुबई में फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला। और बहुत सारे व्यूवर्स को आपकी इस बातचीत से बहुत फ़ायदा होगा और नई अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा वेलकम करनी चाहिए। थैंक यू सो मच।